नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के 90वें पाठ पर बात करेंगे। हमारा सत्र रहेगा 2021-22 का, और 2021-22 के सत्र के हिंदी साहित्य की अंतरा पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और 9वां पाठ रहेगा। कक्षा 12 है हिंदी साहित्य और विद्यापति के कवि और जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। 12वीं कक्षा के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ब्लू प्रिंट का यदि अध्ययन किया जाए तो उसके हिसाब से और विद्यापति किसी भी एक कवि अथवा एक लेखक का साहित्यिक परिचय वहां पूछा जाता है। साहित्यिक परिचय का अर्थ है उनके द्वारा लिखित रचनाओं के नाम, रचनाओं की भाषा और रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है, उनमें किस चीज के दर्शन होते हैं, क्या चीज वहां सबसे पहले या सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, वही साहित्यिक परिचय कहलाता है। उसमें कला सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के बारे में हम लिखें, बस वही है। जीवन परिचय में ज्यादा कुछ नहीं होता। जन्म और मृत्यु, माता पिता और गुरु और जन्म का स्थान यदि हमें पता है तो वो लिख देना चाहिए। इससे हमारी जो आधार भूमि है वह तैयार होती है, एक बुनियादी रूप से हम वहां मजबूत होते हैं। तो आज हमें और 90वें पाठ में शामिल 3 पद है विद्यापति के द्वारा लिखे थे। उन पदों को पढ़ने से पहले विद्यापति के बारे में एक बुनियादी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उनके जीवन और रचना परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखेंगे, वो देखते हैं। यथा इनका जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी बिस्पी गांव में हुआ था। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो मानते हैं कि 1350 ईस्वी में इनका जन्म और 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन CBSE के द्वारा जारी पुस्तक में जो तिथि दी गई है हम वही मानेंगे। हालांकि उस पुस्तक में भी इस बात का पूरा जिक्र किया गया है कि प्रामाणिक नहीं है। ये जो तिथि आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है यह भी कैसी है, अनुमानित है। अनुमानित का मतलब है अनुमान लगाया गया है। और अनुमान क्यों लगाया गया है, अंदाजा क्यों लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, लिखित में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी रचनाओं में कुछ पद, कुछ गीत ऐसे आए हैं। उन गीतों और पदों के आधार पर इनके जो आश्रयदाता राजा थे, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी, उनके बारे में और एक अनुमान लगाया गया और उसी अनुमान के से और विद्यापति के जीवन, जन्म और मृत्यु तक की तिथि अनुमानित की गई है। अब देखते हैं इनका जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी के बिस्पी गांव में। हालांकि सरस्वती पांडे इनका मानते हैं कि दरभंगा नामक जिले के बिस्पी गांव में हुआ था, लेकिन राज्य वर्तमान समय का बिहार वाला है। इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में, मृत्यु का स्थान आज तक अनिश्चित है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र माना जाता है। इनके उपनाम, इनको उपाधियां या उपनाम क्या क्या है, इनका मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा कवि शेखर, कुल मिला के इनके 3 उपनाम मिलते हैं जो इनके काव्य और इनकी साहित्यिक परंपरा के हिसाब से इनको दिए गए हैं। आश्रयदाता शासक कौन कौन थे या किन किन के राज्य में ये रहे थे, तो एक तो कीर्ति सिंह के दरबार में और एक शिव सिंह के दरबार में। दोनों ही मिथिला के राजा हुआ करते थे। और मिथिला जो प्रदेश है, उस मिथिला प्रदेश में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह भाषा क्या कहलाती है, मैथिली कहलाती है। मिथिला धन ई से मैथिली शब्द बनता है। तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहे। काव्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक है संस्कृति, 2 है मैथिली और तीसरी है अवहट। अर्थात इनकी रचनाएं निम्न 3 भाषाओं में प्राप्त होती हैं, संस्कृत में होती हैं, मैथिली में होती हैं और अवहट में होती हैं। अब ये भाषाएं अवहट जैसे क्या है, अवहट के विषय में मैं यहां लिख देता हूं कि अवहट भाषा है क्या। अवहट में 2 भाषाएं शामिल हैं, हिंदी, अवहट बराबर हिंदी धन अपभ्रंश,
मतलब हिंदी और अपभ्रंश की मिला जुला जो रूप है वह क्या कहलाता है, वह अवहट कहलाता है। इन्होंने अवहट भाषा में भी लिखी कि अपनी रचनाएं, मैथिली में भी की और संस्कृत में भी की। संस्कृत में जो रचनाएं लिखी उनमें पुरुष परीक्षा और लिखनावली महत्वपूर्ण है। मैथिली में एकमात्र ऐसी रचना है जो पाई जाती है तो उसका नाम है पदावली। और आपको एक बात बता दें, जिस प्रकार से सूरदास सूरसागर के लिखने से जितने प्रसिद्ध होते हैं उतने ही साहित्य लहरी और सूर सरावली लिखने से भी उनको वही प्रसिद्धि मिली। रामचरितमानस लिखने से तुलसीदास को जो प्रसिद्धि मिली वही प्रसिद्धि पदावली के लेखन से और विद्यापति को मिलती है। अवहट भाषा में इनकी ये दो रचनाएं प्राप्त होती हैं, कीर्तिलता व कीर्ति पताका। अब इन तीनों प्रकार की रचनाओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार के और विषय मिलते हैं या जिन विषयों का वर्णन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा की ये दो रचनाएं हैं। इन रचनाओं में संस्कृति का वर्णन है, संगीत का है, ज्योतिष का है, दर्शन, न्याय, भूगोल, इतिहास व साहित्य का वर्णन मिलता है। मैथिली में लिखी गई पदावली नामक रचना में लोक संस्कृति का वर्णन प्राप्त होता है और अवहट में लिखी हुई रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका में दरबारी वर्णन है। साथ ही अपभ्रंश का वर्णन भी वहां पर मिलता है, क्योंकि ये अपभ्रंश आप समझ सकते हैं। अवहट की हमने बात की है कि हिंदी और अपभ्रंश दोनों, तो अपभ्रंश का वर्णन भी वहां पर प्राप्त होता है। ये जो पदावली है इसके गीत आज भी बिहार के मिथिला क्षेत्र में वहां के लोगों के द्वारा तीज, त्योहार, व्रत इत्यादि के अवसर पर गाए जाते हैं, सुने और सुनाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं और वो बताते हैं कि ये जनता की जो लोक संस्कृति है, वहां की स्थानीय जो संस्कृति है, उससे आज भी वो गीत जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के गीतों को मादकता एवं लोक संपृक्तता, लोक संपृक्तता का अर्थ होता है लोक का अर्थ जनता, संपृक्तता का मतलब उनसे संपर्क के कारण से इन्हें किसके नाम से क्या नाम दिया है, नागिन की लहर। किसे? पदावली के गीतों को। तो प्रश्न बनता है कि पदावली के गीतों को नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के गीतों को क्या उपमा दी है? तो हम लिखेंगे नागिन की लहर। इसके बाद इनके साहित्य में क्या चीज मिलती है कि विद्यापति के काव्य में लोक संस्कृति, दरबारों का सामंती वर्णन। अब ये कीर्तिलता यदि पढ़ेंगे ना, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के दरबार में, उसके राज्य में जिस प्रकार से अत्याचार या अधिक लगान वसूली का कार्य किया जाता था, उसका वर्णन भी और विद्यापति ने किया है। इससे साफ जाहिर होता है, ये बातें साफ जाहिर होती है कि साहित्यकार ने अपना और जो कहीं मूल कर्तव्य था वह कर्तव्य वहां पूरा किया है। भाषा की दृष्टि से बेशक यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इस दृष्टि में महत्वपूर्ण है कि उस जमाने में भी और राजा के विषय में यथा संभव सत्य बात का लेखन करने की हिम्मत और कवि ने वहां दिखाई है। तो क्या मिलता है? लोक संस्कृति मिलती है, दरबारों का सामंती वर्णन मिलता है, अपभ्रंश काव्य परंपरा के बारे में तथा भक्ति रस और श्रृंगार रस की दमदार उपस्थिति मिलती है। किसके? विद्यापति के काव्य में। दोबारा देखिए, विद्यापति के काव्य में लोक संस्कृति, दरबारों का सामंती वर्णन, अपभ्रंश काव्य परंपरा तथा भक्ति रस व श्रृंगार रस। अब ये पूछा जाए कि विद्यापति किस रस के वर्णन में पारंगत थे, तो हम लिखेंगे एक तो श्रृंगार रस कि वो कौन कौन से रस में काव्य लेखन किया करते थे, तो भक्ति रस और श्रृंगार रस की उपस्थिति उनके साहित्य में खूब प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं पॉइंट कि पदावली में देश भाषा का प्रयोग हुआ है कि मतलब देश भाषा भी अर्थात मिथिला, मतलब वहां का जो लोकल स्थानीय क्षेत्र था उस स्थानीय क्षेत्र की भाषा में लिखी गई। तो इसलिए आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है मैथिली में देश भाषा का प्रयोग हुआ है। इस कारण यह देश भाषा में लिखित, यहाँ लिखित शब्द हम लिखना भूल गए थे, बाद में ध्यान दिया, लिखित पहली रचना है।
देश भाषा में लिखित पहली रचना किसे माना जाता है? तो पदावली को। विद्यापति पहले देश कवि माने जाते हैं। देश भाषा के पहले कवि कौन माने जाएंगे? विद्यापति माने जाएंगे। और देश भाषा में रचित होने के कारण ही, अब देखिएगा कोई भी चीज है वो है वह चीज और हमसे जितनी ज्यादा जुड़ी होती है, हमारी जिंदगी के अनुभवों से जितनी ज्यादा जुड़ी होती है, हम उससे वह उतनी ज्यादा सुग्राह्य होती है, वह उतनी ज्यादा ग्रहण की जाती है। जैसे प्रेमचंद की कहानियां इसीलिए ज्यादा पढ़ाई और अच्छी लगी लोगों को, क्योंकि उस समय प्रेमचंद ने तात्कालीन समाज की व्यवस्था, दलितों, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या उनकी बातें, आजादी के आंदोलन की बातें तथा किसान मजदूर की बारे में बातें लिखी, तो वो उनके विषय थे। अब कोई भी आम आदमी जब भी उन कहानियों को सुनता तो उसे लगता कि हाँ, किसान मैं भी हूं, मेरे पिता भी किसान है ना, तो इस प्रकार की बातें लगती। और बात बढ़े कि एक बार एक राजा था, 7 रानियां थी। अब ये नहीं पता चला राजा कैसा होता है, रानियां कैसे होती है, महल कैसे होते हैं, हमने कभी देखे नहीं। जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं वो महलों की बातें क्यों पढ़ेंगे, और वो जुड़ाव नहीं पैदा कर सकता साहित्य। तो जो साहित्य है वो यहाँ से जब जुड़ाव होता है वही बात है। तो विद्यापति के द्वारा रचित इस पदावली में वो जुड़ाव जनता के साथ आ गया कि देश भाषा में रचित होने के कारण आज भी जनता के द्वारा इसके गीतों को गाया जाता है या सुनाया जाता है। भाषा की दृष्टि से बात की जाए तो कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बात की जाए तो पदावली महत्वपूर्ण रचना है। मतलब भाषा कवि विद्वान थे या नहीं थे, इस बात का पता हमें किससे लगता है? कवि के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के वजन से। उन शब्दों का जो कवि जिन शब्दों का कवि इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द किस प्रकार के हैं, वो विद्वान उन्हें साबित कर सकते हैं। तो जटिल शब्दों का इस्तेमाल आप कहाँ पाएंगे? आप कीर्तिलता में पाएंगे। और काव्य सौंदर्य, कविता की या गीतों का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य की दृष्टि से पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मतलब ये कहें कि विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण जो है वह सबसे पहला नंबर पदावली, उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 3 ही मानी जाती हैं। आगे देखते हैं विशेष, इनके विषय में कुछ विशेष बातें हैं। वो ये है कि आप अपरूप के कवि कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? अपरूप के कवि कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि भी माने जाते हैं। देखिए संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। संधि का अर्थ क्या है? जोड़, मेल। तो इनका जन्म इस हिसाब से देखा जाए तो कवि का जन्म तो होता है आदिकाल में। आदिकाल का मतलब है प्रारंभिक काल है, और द्वितीय काल उसका आता है भक्ति काल, और उनकी मृत्यु किस काल में होती है? भक्ति काल में। अर्थात जैसे जो बच्चे 2000 ईस्वी से पहले जन्मे हैं, जो लोग, उन्हें कहा जा सकता है कि वो 21वीं सदी के संधि पुरुष हैं। संधि वो मतलब उनकी संधि होती है, उनका जन्म 20वीं सदी में हुआ और उनका निधन 21वीं सदी में होगा, इसलिए उन्हें उस प्रकार से, और इनका जन्म आदिकाल में हुआ और मृत्यु इनकी भक्ति काल में हुई। तो आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। संधि का अर्थ आपने लिखा है यहाँ जोड़ने वाला। और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक में इन्हें जातीय कवि के नाम से भी अभिहित किया गया है या लिखा गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाग कवि के रूप में माना है, जाना है, पहचाना है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाग कवि की उपमा विद्यापति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों आज की यह जो कक्षा थी फिलहाल इसमें इतना ही, और अगली कक्षा में हम बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे, जहां विद्यापति के द्वारा लिखित तीनों पद और पदों की व्याख्या आपको और सुनने पढ़ने को मिलेगी। अगला वीडियो है, तब तक के लिए अनुमति देवें। जाते जाते सब्सक्राइब वाले बटन पर जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दें। हाँ, काले कलर में है तो नहीं करना, लाल में है तो कर लें। चैनल से जुड़े रहें। कक्षा 10, 11, 12 के पाठ्यों की व्याख्या और उनके प्रश्नोत्तरों के लिए और हिंदी व्याकरण के लिए आपका चैनल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब अनुमति देवें। नमस्ते, जय।